54 साल पहले बनने थे वो ना बने, पीने का पानी ना हो, और फिर हमें तकरीरें सुनाते हैं। वो एक अरस्तू है सर, इधर वो असेंबली में 45 मिनट लेता है, यहाँ तक पेन पहन के आकर हमें बता रहा है कि हम मुल्क को कैसे चलाएंगे। जो अपना काम करो, तुम्हारा वक्त आ गया है कि इसी डैम के साथ एक बड़ी आसाइशों वाली जेल भी चेयरमैन साहब में बनानी पड़ेगी। डैम के साथ जिन्होंने डैम रोका था उनको भी उस खिड़की के अंदर बंद करेंगे, ताकि वो देखते रहे कि 54 साल जो नहीं कर सके वो इंशाल्लाह 5 साल की हुकूमत करेगी। सब दोस्तों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एहसान किया है, जब मेरा इनिशिएटिव जो है वो बहुत एहसान मंदी की बात है। ये एक फर्ज था, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। जुडिशरी का ये काम नहीं है कि वो फिक्र करे कि मुल्क में डैम नहीं है, तो गवर्नमेंट्स का काम है। साकिब निसार साहब, आपको आज इस प्लेटफॉर्म से खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं ये भी सबको बता दूं कि साकिब निसार साहब मेरे साथ 1 साल स्कूल में थे, मेरे से जूनियर थे तब। स्कूल में भी पढ़ा ही रहे होंगे, वो पढ़ने थोड़ी गए होंगे स्कूल में। मोहम्मद डैम का इफ्तिताह हो गया नाजरीन, जनरल नॉलेज की फसल खूब काटी गई है। प्रोफेसर डॉक्टर फैसल वावड़ा साहब की भी नजर उतारेंगे, लेकिन सबसे पहले वजीर आजम के बारे में बात हो जाए। वजीर आजम साहब ने इंकशाफ फरमाया कि टीम को बचाने वाले बड़े कप्तान साबित होते हैं। लोग ये पूछ रहे हैं सफीनों को डुबाने वाले के बारे में क्या कहते हैं आप। याद रहे कि सवाल का ताल्लुक फैसल वावड़ा से हरगिज नहीं। वजीर आजम साहब ने इत्तला नंबर 1 दी है कि हमें डैम की जरूरत है, अवाम कह रही है हुजूर हमें रिलीफ की जरूरत है। वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि चीन में 80,000 डैम है, लोग पूछ रहे हैं वहां तहरीक इंसाफ भी कहां है। वजीर आजम की तकरीर मेरा मदीना, मीठा मदीना, प्यारा मदीना से लबरेज थी, लेकिन जनरल नॉलेज का सवाल यह है कि क्या सिर्फ मदीना 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 करने से मलीर मदीना बन जाता है। वजीर आजम साहब फरमा रहे मुनाफिक का दर्जा काफिर से नीचे है, कहता कुछ है करता कुछ है। जहां तक मेरी याददाश्त का ताल्लुक है, आपने भी तब्दीली लाने के बारे में तो कहा था, वजीर आजम हाउस में आ गई हो तो कह नहीं सकता, लेकिन जिस कुर्रे अर्ज के जिस हिस्से में मैं रहता हूं वहां तो कोई तब्दीली नहीं आई है हुजूर। इस हदीस को कहां अप्लाई करूं। लेकिन वजीर आजम साहब फरमाते हैं साकिब निसार को खिराज तहसीन पेश करता हूं, अदलिया का काम डैम बनाना नहीं। यह बात तो मैं बरसों से कह रहा हूं, अदलिया काम डैम बनाना नहीं, अदलिया काम सियासत करना नहीं था। जब वो सियासत कर रहे थे तो आपने उनको नहीं कहा, उनके साथ आप एक स्टेडियम एक पोडियम पर बैठ करके एक मंच उनसे शेयर करके और आप तालियां बजाते थे उनकी शान में। साकिब निसार साहब फरमा रहे हैं कि हमने कोई एहसान नहीं किया, बस अपना फर्ज अदा किया। नहीं हुजूर, आपने अपना फर्ज भी अदा नहीं किया, आपने सियासत की और वो भी बहुत बुरी तरह। आपने बहुत बुरी तरह सियासत की है। फैसल वावड़ा ने अपनी रोजी खूब हलाल की आज। फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने सिखाया कुर्सी अहम नहीं होती, गोया आप सीखने की पोजीशन में है और इमरान खान साहब ने सिखाया। अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है। कहते हैं कि फौज की इज्जत इसलिए करते हैं कि वो अपनी जानें देते हैं। फौज की इज्जत आप नहीं करते हुजूर, फौज की इज्जत मैं करता हूं। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए, मैंने फौज पर तनकीद भी की है और मैंने फौज की तहनीयत भी उसके साथ की है। मैंने फौज को खिराजी अकीदत भी पेश किया है, इसलिए कि मेरा कोई मफाद वाबस्ता नहीं है। लेकिन आपका मतलब आप समझ रहे होंगे जनरल नॉलेज के लिए। फरमा रहे कौम महंगाई समेत हर परेशानी बर्दाश्त करने को तैयार है। एक साथी ने बताया कि इन्होंने इंकशाफ किया है कि 200 रुपए फ्यूल भी एक आम आदमी बर्दाश्त कर लेगा। आपने ड्राइवर और माली के अलावा किसी और का मुंह देखा है आपने? सुबह से आलम होश में थे आप जब ये तकरीर कर रहे थे? किस मुल्क से, किस सैयारे से आए आप? अल्लाह ताला अरबपति बनाए मगर किसी का दिल दिमाग ना छीने, बड़े मामलात हो जाते हैं। और एक और लतीफा सुनाया, कह रहे हमने कराची के गुंडे की आवाज बंद की। मैं दावे से कह रहा हूं उस गुंडे की आवाज 5 मिनट के लिए खोल दो अगर वो गुंडा है, और उसके बाद देखो फैसल वावड़ा जितने तो वो रोज सुबह चाय में नाश्ते के साथ खाता था। फैसल वावड़ा यार, कोई अपने कद से बड़ी बड़ी आंक रहे हो। मिनिस्टर्स का प्रोटोकॉल भी बर्बाद कर दिया, मुझे भी पता नहीं एंकर से क्या बना दिया। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। डॉक्टर सौराब सरकी साहब यहाँ बनफ से नफीस मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी फरमाएंगी, और सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आज मेरे साथ मौजूद होंगे। मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के पास सबसे पहले जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि किसी तरह से उन्हें महज अपने सवाल पर उसका जवाब देने पर तैयार कर सकूं, ताकि मेरे दूसरे मेहमानों को बोलने का, गुफ्तगू का मौका मिलता रहे। मैडम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये मुझे बताइएगा, मोहम्मद डैम का आज इफ्तिताह हो गया, मच अवेटेड एक काम था, अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल ताला अल्लाह ताला ने ये काम ले तो लिया,
लेकिन इस मौके पर यह मुंह का मजा कड़वा करने के लिए वो नजर बट्टू की तरह फैसल वावड़ा साहब को वहां ले जाने की, खैर उनकी मिनिस्ट्री है, वहां जाना तो था, लेकिन कोई उनसे कुछ समझा दिया जाता, कुछ उनको ब्रीफ कर दिया जाता कि इस तरह की बेपर की मत आके ये लंबी लंबी जो हवाई फायरिंग कर रहे थे कराची के गुंडे की, ये तो जरा ज्यादती थी। क्या कहेंगी आप? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको फैसल वाडा पे नूरुल आरिफीन गुस्सा क्यों है। जी जी। नहीं, मैंने कहा नूरुल आरिफीन आपको फैसल पे इतना ज्यादा, आपने इतना फैसल बोला कि आप भी मुझे फैसल लगने लग गए। आपका कोई खास उनसे प्यार मोहब्बत है? इतना तो फैसल ने अपनी पब्लिसिटी नहीं की होगी नूरुल आरिफीन जितना आपने माशाल्लाह से उनकी कर दी है। देखिए मेरी बात सुने, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको गुस्सा डैम बनाने पे है, या अगर किसी जज ने अच्छा काम चले कर ही दिया तो उस पे है, या मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको फैसल वाडा के वहां पे प्रेजेंस से गुस्सा है। मैं भी फिर आपने मदीना की रियासत को भी बीच में डाल दिया। भाईजान जरा हिस्ट्री खंगाल के देखो, मदीना की रियासत बनाने में 40 ईयर्स लगे थे, 8 महीनों में नहीं बन गई थी। और वो जात थी जिनको रहमतुल आलमीन कहा गया, जिनके लिए कायनात बनी, अल्लाह ताला ने उनको इतनी स्ट्रगल से गुजारा। और हम तो उनके पांव की खाक, हम तो कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ सियासत कर रहे हैं और इस मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं कि इन 8 माह में, हाँ बिल्कुल हम करें। और सियासत, आपको पता है सियासत करना कोई बुरी बात नहीं है अगर उसको इबादत समझ के किया जाए, करप्शन उसमें ना की जाए। सियासत टोटल ऐसा काम है जो लोगों का खल्के खुदा के काम आने का काम है। इसको तो सियासत का तो नाम खराब कर दिया। पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन सियासत का नाम खराब किया जार शर माफिया ने, जिन्होंने दोनों हाथों से नहीं, कानों से, मुंह से, नाक से इस मुल्क को लूटा। और आज मुझे समझ नहीं आ रही, चले अगर हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया होगा, 8 माह में हमने ये सब कुछ खराब किया होगा, आज तो हमने एक अच्छा काम किया है, तो चले ठीक है, आप नहीं अप्रिशिएट करना चाहते, आप हमें सिर्फ क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो भले करें, लेकिन कुछ तारीखी हकायक हैं वो जरा आप सुन ले बड़े आराम से, फिर मैं अपनी बारी पे ही बोलूंगी। आपको पता है कि कर्जा 6,000 से 30,000 अरब ये भाईजान जो दोनों करके गए हैं, जिनके बारे में अभी आप बात कर रहे थे, ज़रशर माफिया से मुराद जरदारी और शरीफ माफिया है। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि 60 अरब के इनके चेक बाउंस हुए थे, 102 अरब के प्रोविडेंट फंड का भी ये लोग पैसा खा गए थे। आप हमसे बातें करते हैं कि महंगाई हुई है, लेकिन उसकी वजह ये 8 महीने नहीं है। हम अगले 8 महीने में, हमें साल लगे, इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को इस महंगाई की दलदल से भी निकालेंगे, हम इस मुल्क की इकोनॉमी को भी ठीक करेंगे और हम इस मुल्क को उस रास्ते पे डाल के ही जाने वाले हैं इंशाल्लाह, जिस मकसद के लिए ये मुल्क बनाया गया था। जैसे ही भी बनाया गया था, ये मुल्क ऐसे लोगों के लिए नहीं बना था जो सियासत के नाम पे इस मुल्क को लूटे। दुरुस्त है मैम, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं, और बाहर की एजेंसियों के पेरोल पे हूं। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, महंगाई का आखिरी फिक्रा सुन लो, एक फिक्रा। अच्छा, वो ये है कि पीपल्स पार्टी के दौर में जाके चेक कर लें, 21.7% थी महंगाई, नून लीग के दौर में 8% थी और तरीके इंसाफ के दौर में 6.8% है। ये बहुत बुरी महंगाई है। मैं ये नहीं कह रही कि ये जस्टिफाइंग है, ये ठीक है ना, ये हमारी वजह से हुई है और हम इसकी वजह बिल्कुल नहीं है। जो वजह है हम उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना मकसद इंतकाम नहीं है। इस मुल्क की इकोनॉमी को ठीक तभी किया जा सकता है जब चोरों को पकड़ा जाए, लूटी हुई दौलत वापस ली जाए और चोरी ना करने। अच्छा मैडम, थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखिएगा, जरा मिलेगी, थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखिएगा। डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, चोरों को पकड़ा जाए, क्यों नहीं पकड़ रहे? जरदारी साहब के आंगन में आकर के कभी कोई चाय पी करके चला गया, उसको भी उठा लिया। सही, नासिर भुट्टो, फलाना भुट्टो, ठिकाना भुट्टो, सबको उठा लिया। आसिफ अली जरदारी पे हाथ डालते हुए अगर कुछ किया ही है, और जो बता रही हैं और जो इमरान खान साहब बबांगी दौल बताते हैं, कल उन्होंने हमारी मालूमात में इजाफा फरमाया था कि जाली अकाउंट से बिलावल भुट्टो और मोहतरमा आंसा जो मॉडल साहिबा हैं अयान अली, उनका खर्चा चलता था। ये मुझे बताइए, अगर इतनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन किसी वक्त के हुक्मरान के पास मौजूद हो तो वो तो खा जाएगा अगले को। ये मिसाल देते हैं चीन की, चीन में तो इतना टाइम नहीं लगाते, चीन में वजीर आजम स्टेडियम में जा करके और इतनी लंबी लंबी तकरीरें तो नहीं करता। चीन में कोई फैसल वावड़ा तो नहीं है, वो तो पकड़ के टांग देते हैं। क्यों नहीं जरदारी साहब पर हाथ डाल रहे हैं? और अब वो तो हाथ डालने से भी क्या होगा, यहाँ तो जमानत धड़ से तैयार होती है। क्या कहेंगे सर? मैडम आप थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएंगी, अब मैंने कसम दी थी आपको। जरा मैडम आपने तो बिल्कुल पूरी तारीफ ही कर दी पहले ही।
मैडम अब मुझे पता नहीं है, अंदाज़ा भी नहीं है। बात यह है कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये सिर्फ चोर चोर का शोर मचा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम इतने ही अगर बुरे थे तो डॉक्टर हफीज़ शेख साहब जो है वो ख़ास तौर पर मेरे ज़िले से है, उनका ताल्लुक़ है। इनकी इतनी अच्छी टीम है और तौबा अस्तगफुरुल्लाह, जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, वो जो है हमारे इमरान खान साहब तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको कहने नहीं आता है। यार हद होती है कोई आरफिन भाई, इन्होंने तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है, अभी तक ये बातें कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या सूरत हाल हो रही है यहाँ पर, तो पूरा मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो है अच्छा है, मतलब कंट्रोल है हमें महंगाई पर, हमारी हुकूमत अच्छी है। वो अच्छी हुकूमत आपको भी नज़र आ रही है, मुझे भी। आप ईमानदारी से बताएं कि सब लोग ये कह रहे हैं कि पहले जो सूरत हाल थी, जो भी ये जरदारी और शरीफ साहब को कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे थे। अब तो ये हालत हो गई है कि इनके वज़रा को वहाँ पर जूते पड़े, थप्पड़े पड़ी हैं। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर BRT की हाल आपने देखा। बाकी आकर ऐसे कहते हैं कि तिक्के बूटी बना दें, वाडवा जो ज़बान बोलते हैं, आप बिल्कुल 100% सही। मैं खुद हमने यहाँ पर सफ़र किया है, हम के अल्लाह ने हमें ज़िंदगी थी, हम अभी तक बचे हुए हैं। और आप, मैं भी बैठा हुआ एक सियासतदान की हैसियत से, आप यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। जो कराची की सूरत हाल थी उस ज़माने में, वाडवा साहब ये किधर थे? अब ये पता नहीं कि कभी पिस्टल लेकर वहाँ पर चले जाते हैं, कभी इस तरह के कहते हैं कि मुझे तिक्के बूटी कर दें। अभी जाकर कहा कि 200 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, अभी पहले कहा कि जो अयाशी नहीं करें, गीज़र नहीं चलाएं। अब कल इनकी एक MNA बैठी हुई प्रोग्राम में, वो कह रही थी कि अगर गाड़ी नहीं रख सकते हैं तो अफोर्ड नहीं करते हैं, तो पेट्रोल अफोर्ड नहीं करते हैं तो गाड़ी क्यों रखते हैं? यार ये पता नहीं कहाँ की मखलूक आ गई है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है सियासत यहाँ की। सिद्दीकुल फारूक साहब को शायद कुछ अंदाजा हो। सर सिद्दीकुल फारूक साहब, ये कोई एक ऐसा आदमी आपकी नजर में आया हो कि जो 200 रुपए फ्यूल जो है वो बर्दाश्त कर सकता हो? मैं, अगर आप मुझसे कसम दे करके कहें तो मैं तो हुजूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा, डॉक्टर सोराब सर्दी और सिद्दीकुल फारूक बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इसमें एक आम आदमी का क्या कसूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। भुट्टो साहब ने जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ और पाकिस्तान में इक़्तिदार संभाला, तो उन्होंने ऐलान किया कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। फिर नवाज़ शरीफ साहब ने अमरीकी सदर के 5 टेलीफोन कॉलें मुस्तरद करके धमाके 6 कर दिए। शायद वहाँ से फैसल वावड़ा साहब ने भी कहा हो कि 200 रुपये लीटर बर्दाश्त कर लेंगे। ये नामुमकिनात में से हैं। फैसल वावड़ा ख़ुद तो चूँकि बहुत बड़े सरमायादार हैं, तो मैं समझता हूँ ये हकीकत से फ़रार की बात है। दूसरी बात, ये मेरी बहन मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने रियासत मदीना के हवाले से कहा, तो भाई रियासत मदीना का अगर नाम लेते हैं आप, तो फिर ये आपके सामने होना चाहिए ना। आज ये भी कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बड़े सबक सीखे हैं। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, यू टर्न नहीं लिया, 5 नमाज़ों की इमामत करके 6ठी तहज्जुद की नमाज पढ़ी, जहाद बिस्सैफ किया, मस्जिद नबी के साथ एक छोटा सा घास फूस का कमरा बना के एक एक कमरे में अपनी जो है अज़वाज मुतहरात को रखा, 300 कनाल का बड़ा घर नहीं बनाया। तो आप ज़रा देखिए क्या, कहाँ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहाँ आप रियासत मदीना की बात कर करके लोगों को क्या बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई एक बात आप में हो रियासत मदीना की, आपने अपना काला फ्लैट लंदन का परवेज मुशर्रफ की एमनेस्टी स्कीम में वाइट किया, काला धन साबित हो गया। आपकी बहन ने अपना काला धन, जो शौकत खानम की डायरेक्टर हैं, वो वाइट किया, फिर 3.5 करोड़ रुपया जुर्माना हुआ मजीद। ये काले धन वाले लोग और रियासत मदीना को खुदा करो यार, कोई हद होती है। खातमुन नबिय्यीन कहना नहीं आता और बातें करते हो रियासत मदीना की। आप वहीं आ जाओ जहां के आप हैसियत है आपकी, उतनी बात करो। हाँ, मोमन डैम आज संगे बुनियाद रखा, अच्छी बात है, लेकिन 6 साल में बनेगा। साथ उस साकिब निसार को रखा है जिसने यहां सियासत की, मेरे पास वो 2 साल कारकुन के तौर पर काम करता रहा, और फिर उसको जिसने सेक्रेटरी लगाया, जिसने जज बनाया, उसके खिलाफ क्या कुछ किया। वो सियासी अपॉइंटमेंट नहीं थी तुम्हारी। और वो कहता है जी मैंने अपना, भाई तुम्हारा काम
अदलिया में इंसाफ करना था, फैसले बढ़ते, मुकदमात की तादाद बढ़ती चली गई, ये अस्पतालों में घुस गए, ये कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। ये तुम्हारा काम नहीं था सियासत करना। इसलिए पाकिस्तान की खिदमत करें, जो करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन जो जिस जोगा है, जितनी उसकी हैसियत है उतनी करे। रियासत मदीना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, उसकी बात खुदा करे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक के बराबर हो जाएं। कौलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए आपके। तो वेलकम बैक नाजरीन। मैडम, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं कि चीन की लीडरशिप दूर का सोचती है। चलो, चीन की लीडरशिप सोचती तो है, इससे एक खबर तो निकली। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत का काम ही लोगों की बेहतरी का सोचना है। यहां गलती हो रही है ना। हुकूमत का काम महज सोचते चले जाना नहीं है, क्योंकि सोच अगर तवील हो जाए तो इरादे कमजोर हो जाया करते हैं। ये अमल दरामद कब होगा? आवाम चीख चिल्ला रहे हैं, या IMF को आपने यकीन दहानी करा दी है। आज नेपरा की खबर चल रही थी कि जी वो बिजली और गैस की कीमतें जो है वो इजाफा हो रहा है। सिर्फ सोचते चले जाएं आपके रियासत मदीना, और यहां आपने जो हम लोगों का हशर किया हुआ है वो रियासत कुस्तुनतुनिया वाला चल रहा है। तो फिर कहां जाऊं मैं? अच्छा देखिए, एक तो ये कि ये इतना ज़्यादा उतावलापन पिछले 70 सालों में भी दिखाना चाहिए था, जिनको हथेली पे सरसों जमाने की जल्दी पड़ी हुई है। बिल्कुल हम डिलीवर कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, पैरेलल वर्किंग हो रही है। ये किसने कहा कि हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं? हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हम अपनी इकोनॉमी को हमने बहुत जिस तरह से कोशिशें करके, लेकिन आप थोड़ा सा आपको ये गौर करना पड़ेगा, ये माजी से छुटकारा। और पीपल्स पार्टी की तो अभी सिंध में गवर्नमेंट भी है, ये बिल्कुल हमें क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसाइज करने से पहले ये बताएं कि इन्होंने इस मुल्क का क्या हाल, पब्लिक सेक्टर के जो इदारे थे 1300 अरब रुपए का खसारा छोड़ के गए हैं। ये जो अभी हमें काला धन और व्हाइट धन बता रहे हैं, मैं भी इनको भी बताती हूं। उसके बाद गैस में 150 अरब का खसारा, उसके बाद बिजली में 1200 अरब का खसारा छोड़ के जाने वाले आज ये चाह रहे हैं कि जो 25 सालों में 30 सालों में इन्होंने गंद किया है वो हम 8 महीनों में साफ करें। वो हमने करना है, इसी चीज का मैंडेट लेके आए हैं। लेकिन उसमें जितना टाइम, जैसे आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें फर्क किस चीज से पड़ता है कि हमारी नीयत, इरादे क्या और हमारी प्रैक्टिकल की गुंजाइश दीजिए। चाइना की इख्तिदार जो है वो नाम ही इस चीज का है। जब नवाज शरीफ साहब इख्तिदार में थे तो उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, इल्ला के कुर्सी गई। जब जरदारी साहब इख्तिदार में थे तो उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, इल्ला के वो महज सिंध तक महदूद हो गए। अब अगर आपकी गर्दन में खुदा न खास्ता सरिया आ गया तो वो भी ठीक हो जाएगा। वक्त तो बड़ा जबरदस्त इलाज करता है। जी फरमाइएगा। होना चाहिए, सुन लेना अपना नूरुल आरिफीन, अब सुन ले, इसका जवाब सुन ले। वो सरिया निकालना ही पड़ेगा। जिसकी गर्दन में पड़े, जो डिलीवर ना करे, उसका नाम PTI हो, उसका नाम कोई और जमात हो, वो आपके पास राइट है, आपके पास मैंडेट है। लेकिन अगर वो कोई डिलीवर ना करे, अगर कोई काम करके जाएगा, तो ना मेरे कहने से फर्क पड़ना है कि हमने बहुत अच्छा किया, ना आपके कहने से फर्क पड़ना है कि बहुत बुरा हुआ। ये अवाम फैसला करेंगे, और अवाम जो है अल्लाह ताला मखलूके खुदा से कभी गलत फैसले नहीं करवाते। अगर वो अल्टीमेटली हमारी सारी अच्छे कामों के बेनिफिशियरी होंगे तो वो फॉर श्योर चुनेंगे। एक मैं बात आपको और बता दूं, हमें तो ये बुरा भला कह रहे हैं, भले कहें हमें, मैंने इनके बुरा भला कहने का बोला है, फर्क नहीं पड़ता। बाकी मैंने जो चीजें ठीक है, जो गलत है, वो आप लोगों का राइट है, आप लोगों को ये बिल्कुल पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन याद रखें कि इस मुल्क के साथ इतनी बड़ी जुल्म और ज्यादती और जबर और जो लूट खसूट हुई है, उसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम बहरहाल रिक्वायर्ड है। मेरा मतलब ये था। अच्छा, ये जो लंदन यात्रा, इनसे पूछा जाए कि ये अभी जिस तरह से कहते हैं कि हमें तो रहमतुल आलमीन कहना नहीं आता और हम तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहना नहीं आता, ठीक है? इमरान खान को अच्छा, मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ। हमें से मुराद हम अपने आप को कह रहे हैं, राइट? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो नेक खानदान अभी इनको फिर बेयारो मददगार छोड़ के जो शहबाज शरीफ की लंदन यात्रा का बताएं, क्या ख्याल है? वो अब क्यों PSC का बनाया जा रहा है? उसके बाद अपनी कारकर्दगी, आप जरा 8 महीने पहले की, मैंने आपकी बात में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, अगली दफा मैं आपको बोलने नहीं दूंगी अगर आप इस तरह लुकमे देंगे तो। कारकर्दगी ही मैं बता रही हूं। हमारी कारकर्दगी ये है
कि इंशाल्लाह जो इस मुल्क में सिर्फ रूल करने और करप्शन करने आते हैं हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उनको इस मुल्क से निकाल बाहर करेंगे, लेकिन इस मुल्क के जो अमानतें उनके पास हैं, गरीब आवाम के टैक्स का पैसा वापस लेके। फिर दूसरी जहां तक बात रहेगी, इनसे जरा ये पूछे कि ये पूरा टब्बर दोबारा क्यों इनको बेजारो मददगार छोड़ के जाना चाहता है? उसकी वजह पीटीआई की, एक सेकंड, उसकी वजह पीटीआई की बैड गवर्नेंस है जो लंदन में ये गलियों में खज्जल खराब होकर फिर रहा है। उसकी वजह ये कि इमरान खान साहब ने महंगाई कर दी है, तो ये मार्क्स एंड स्पेंसर स्टोर के बाहर सस्ती चीजें खरीद रहा है इनका लीडर। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने यहाँ पे सड़कें ठीक नहीं बनाई, तो ये लंदन की सड़कों पे लंदन यात्रा के लिए जा रहे हैं। आप मुझे कुछ बोलने दें तो मैं उनसे पूछूं, हमारे से पूछी जाए। अच्छा, थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा, थोड़ा सा मैडम, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं सिंध में ये, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। अच्छा हुजूर सिद्दीकुल फारूक साहब, सर मैं आप तक आ रहा हूं, ये मुझे बताइएगा, एक बाईलाइन है मेरे सामने। सिंध वाले पहले अपनी परफॉर्मेंस बताएं, फिर हमें क्रिटिसाइज करें। लूंगा, एक मिनट रुक तो जाइए, वाले भी बताते हैं, कोई मसला नहीं। ख्वाजा साद रफीक ने पार्लिमानी मीटिंग में जारहाना रवैया इख्तियार बीमारी तो सिंध में फैल गई है। मैडम मैंने कसम दी थी, आप भूल गई। ख्वाजा साद रफीक ने पार्लिमानी मीटिंग में जारहाना रवैया इख्तियार कर रखा है। वो मुसलसल सवाल उठा रहे हैं कि लीडरशिप की तरफ से मुसलसल खामोशी क्यों है। ख्वाजा साद रफीक पार्टी लीडरशिप की जानिब से खामोशी इख्तियार करने पर सख्त नाला दिखाई देते हैं, जबकि सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने पार्लिमानी पार्टी को यकीन दिलाया कि लीडरशिप ने मौक़िफ़ नहीं बदला। वक्त आने पर नवाज शरीफ साहब खामोशी तोड़ देंगे। खामोशी का मतलब ये ना समझा जाए कि नवाज शरीफ पीछे हट गए या मसलहत का शिकार हैं। हुजूर वाला तरदीद या तस्दीक? नूरुल आरिफीन साहब, आपने थोड़ा सा अपने अंदाज में बात करने की कोशिश की है। मैंने उन दोनों को सुना है, ख्वाजा साद रफ़ीक को भी एक और चैनल पे और ख्वाजा आसिफ को भी। और तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो भी बात की है, बस ये देखते उन्होंने कहा कि हमें पार्टी के फैसले कबूल हैं, और जो उन्होंने तनकीद तो पार्टी के अंदर बैठ के अगर कोई करता है तो अच्छी बात है, तनकीद होनी भी चाहिए। हम भी फरिश्ते नहीं हैं, हम ये नहीं कहते। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझसे भी गलती हुई है, बहुत पहले भी कहा, बतौर इंसान हम गलती कर सकते हैं। हमने कब कहा है कि हमसे गलती नहीं होगी, लेकिन इम्प्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह। अब बहुत सी बातें जो सामने आई हैं, मैंडेट की बात, मैंडेट का तो फॉर्म 45 के 95% जाली फॉर्म 45 बगैर दस्तखतों के तो इलेक्शन कमीशन ने तस्दीक कर दी है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं 25 जुलाई वाले, उसमें फॉर्म 45 95% में दस्तखत ही नहीं है। अब आ जाइए 70 सालों की बात, कहने बड़ी जल्दी पड़ी हुई है। भाई मेरी बहन, आपके लीडर ने कहा 100 दिनों में, फिर 100 दिन आए तो कहा 6 महीने गुजरने दें फिर तनकीद करें। वो डायरेक्शन का कहा था, गुजर गए हैं, अब 9 महीने गुजर गए हैं। डैम आज उसका इफ्तिताह कर दिया, आप लोग चाहते क्या है? अपनी बात करने दीजिए। जितनी बात मैंने की उतनी आपने भी कर ली। ऊपर इमरान खान होगा तो नीचे सब ठीक होगा। भाई आपका आजम स्वाति करप्शन फिर दोबारा आ गया। आपके क्यानी ने सेहत में क्या करप्शन की, आप देख लीजिएगा। आपके और लोग क्या करप्शन कर रहे हैं, सामने आ रही है। मैंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में जो 35,000 तालिब इल्म जाली 35,000 तालिब इल्म रजिस्टर हुए, उनका हाल देख लें। आपके 11 अजला में सारे घोस्ट स्कूल सामने आ गए। आपसे 6 साल में BRT पेशावर मेट्रो नहीं बनी, गोमलजाम डैम, आपकी जमीनों की खरीदारी, बाहर से भी पैसा ले रहे थे। आप में हौसला ही नहीं है। आप कारकर्दगी लाएं। मैडम थोड़ा सा फरमाइएगा, मैं अपने मेहमानों से गुफ्तगू नहीं कर पा रहा हूं, प्लीज। झोलियां उठा के बदुआएं दे रहे हैं। जी नूरुल आरिफीन साहब फरमाइए। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर मैं आपसे तवक्कुफ की दरखास्त कर रहा था, आपने शुक्र है मेरी बात को दरखूर इतना समझा। मैं जरा डॉक्टर सोराब सरकी से वो 3-4 सेकंड का चूंकि वक्फा हो जाता है ना, जी मैं जी आपके स्टूडियो में नहीं बैठा हुआ, वो 3-4 सेकंड के वक्फे में बात सुनाई नहीं देती। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मैं जरा डॉक्टर सोराब सरकी की जनरल नॉलेज जरा आजमा लूं। सर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम जमहूरियत और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये बात तो ठीक है, ये बड़ी सीरियस गुफ्तगू रही। इस शहर में कोई काम कर रही है तो वो पीपल्स पार्टी है। कायदाबाद पर जलसे से खिताब, ये जलसे में लतीफ़ा सुनाने की क्या जरूरत थी? कराची में तो किसी ने काम नहीं किया।
कराची में मुशर्रफ ने काम किया था, कराची में नेमतुल्ला खान ने काम किया था, कराची में मुस्तफा कमाल ने काम किया था, कराची में और किसी ने काम नहीं किया, ना कोई काम कर रहा है। कराची की कब्र पर खड़े होकर के सब जमहूरियत की कब्र पर खड़े होकर, जमहूर की कब्र पर खड़े होकर जमहूरियत की बांसुरी बजा रहे हैं। बिलावल साहब को उस वक्त क्यों इतनी बजला संजी का मुजाहरा करने की जरूरत पेश आई? असल में बात यह है कि कराची के अंदर आप देखें, शाहराह फैसल को देख लें, यूनिवर्सिटी रोड को देख लें, तारिक रोड को देख लें, सफूरा का इलाका देख लें, या जो अंडर पासेज यहाँ पर पूरे बन रहे हैं, या शाहराह फैसल पे देख लें, और शाहराह कायदीन पे देख लें, और मेरीन थी यहाँ पर चौरंगी, उस पर देख लें। ये और बहुत सारे मतलब यहाँ पर काम हुए हैं और हम कर रहे हैं। पहले बहुत आप सही कह रहे हैं कि पहले हालत ख़राब थी, लेकिन अब काफ़ी तवज्जो दी गई है। पहले का मतलब मेरे ये था कि 9 बजे जब मैं ऑफिस पहुंचा हूं तो भी हालत ख़राब नहीं, मैं मकसद ये है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ है, काम हो रहा है, और कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला उसको और बेहतर करने की कोशिश करें। आपको पता है कि सर जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जमहूर का तहफ़्फ़ुज़ कब करेंगे? वो लाड़काना में जो कुछ हुआ, वो एक सरकारी डॉक्टर जो जाहिर है कि नीचे से ही रिश्वत देता दिलाता वहां तक पहुंचा होगा, उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर कौन नहीं जानता, ये सब कुछ होता है। ये यहां से लेकर के पंजाब तक हर जगह होता है, खैबर पख्तूनख्वा कोई इससे मुबर्रा नहीं है। वो एक डॉक्टर, आप उसको फिर अब ज़हनी माजूर का तो उसके ऊपर तोगरा लगा दिया और उसको उसके बाद फिर जाहिर है कि उसके साथ मामला हो जाएंगे। अगर उसको संसार भी कर दिया जाए तो उस नुकसान की तलाफी हो सकती है जो कुछ हुआ है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुराद अली शाह। मैं आपको गुजारिश करूं, वो पूरा आज पूरी हमारी जो बहन है मिनिस्टर साहब आजरा पेचूर डॉक्टर साहबा ने उन्हें पूरी स्टेटमेंट दी है, पूरी इंक्वायरी हो रही है और वहाँ पर सारी स्क्रीनिंग वगैरह शुरू हो गई है और ये वाकया रिपोर्ट हुआ है। अब ये मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुकम्मल तहकीकात हो तो फिर डॉक्टर के ऊपर जो है ना ये पूरा इल्ज़ाम लगाया जाए। वो GIT बनी हुई है, 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट आएगी और जो भी मतलब हमने, बाकी ये है कि हमें जो काम करना था हमने वहाँ पर वार्ड भी इस्टेब्लिश कर दिया है, वहाँ पर टीमें भी गई हैं और यहाँ से आगा खान की टीमें भी गई हैं और बहुत सारे डॉक्टर गए वहाँ पर। हंगामी बुनियादों पर यह मसला हुआ है और इंशाल्लाह ताला उसको हम टैकल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं तो मान लेता हूं हुजूर, हालांकि दिल तो नहीं चाह रहा। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मौजूद मेहमानों से अपनी गुफ्तगू को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मैडम, ये दोबारा मैं फैसल वावड़ा की नज़र उतारने चला हूँ। ये मुझे बताइएगा, वावड़ा दी ग्रेट कहते हैं कि डैम मंसूबों के जरिए हम बहुत सारी नौकरियां देंगे। कुछ अरसे पहले इन्होंने कहा था कि इतनी नौकरियां होंगी कि एक एक आदमी के पीछे मालकान जो है, खासतौर पे मीडिया मालकान की जानिब उन्होंने इशारा करते हुए कहा था कि मालकान तो लोगों के पीछे पीछे घूम रहे होंगे कि भाई नौकरी ले लो। तो वो वक्त कब आने वाला है? अब तक आया क्यों नहीं? और मतलब आप कुछ खुद ही बताइए, वरना फिर मैं अगर सवाल करूंगा तो फिर मामलात हैं। अच्छा नूरुल आरिफीन, एक तो मैं दोबारा बात कर दूं कि आपको फैसल से खुसूसी मोहब्बत है। सही बात है, आप उसको भूलते नहीं हो, हर बात में उसका जिक्र ले आते हो। मुझे अल्ताफ हुसैन हमाद सिद्दीक की सबसे प्यार है। की अच्छा, जहाँ तक फैसल की इस बात का ताल्लुक है, देखें आपको पता है कि डैम से जाहिर है नौकरियां तो मिलनी है ना, कंस्ट्रक्शन इतने बड़े लेवल पे होनी है, रोजगार तो मुझसे मिलना ही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज द ओनली सोर्स। देखें, जब भी कोई भी मुल्क तरक्की करता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, तो ऑब्वियसली उसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी तो आती है ना। तो इस बात का मतलब ये था, बट इस बात का मतलब ये नहीं था कि अगर आप ये समझो कि फैसल वावड़ा साहब की स्टेटमेंट का मतलब ये कि 1 करोड़ नौकरियां सिर्फ खाली इस डैम के बनने से नहीं मिलेंगी। बाकी जहां तक मैं थोड़ा सा कमेंट कर लूं। अच्छा, और वो जिन लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, अच्छा अभी जो वो बड़ी वैसे ना, मैं इस बात को अपार्ट फ्रॉम द जोक बड़े दुख की बात है, लेकिन उसकी वजह यह है कि जो इस मुल्क की इकोनॉमी और फिर कुछ चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए, ये इंप्रेशन देने के लिए, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपको भी है कि जिस तरह से लोगों को बेदर्दी से फायर किया गया, हालात इतने भी बुरे नहीं थे। और सिर्फ वो अगर देखें ना, एड्स वैड्स मतलब तकरीबन उतने ही गवर्नमेंट के मिल रहे होंगे, लेकिन जो एक बैक, आप भाई साहब चुप ही रहे, आप तो मतलब देखें ना, मैंने आपकी बारी पे नहीं बोला, देखें सिंध का हाल आपको पता है बहुत अच्छी तरह से। अच्छा नहीं, मुझे बीच में आवाज आ रही है ना, पता नहीं किसकी आ रही है फिर। अच्छा, दूसरा मैं सिर्फ ये बात कर दूं कि आप जो बयान दे रही हैं ना, उसके बाद लाशऊर चले मतलब खामोश रह नहीं पाता।
ये कानून कुदरत है। नहीं, हाँ, नूरुल आरिफिन मेरा लाश है और ये कह रहा है कि जब अम्मी की जो वसीयत वाली पर्ची के बाद कोई चेयरमैन बनता है तो फिर कम अकल माफिया का राज होता है, नकल माफिया इसी तरह अमल करती है और एड्स जैसा बीमारी इतने माशाल्लाह से फिर आप अपनी पूरी बात कीजिएगा, खुदा की पनाह। मैडम पूरी बात कीजिएगा, पहले मुझे 2 सवाल ज़िमनी पूछ लूं फिर जवाब दे दीजिएगा आप। मौला बख्श आंडियो साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, कह रहे हैं बाबर अवान रेफरेंस के बावजूद अब तक बाहर क्यों है, और दूसरी बात यह कि आमिर कियानी अभी तक उनके खिलाफ कोई रेफरेंस, कोई इंक्वायरी, कोई कुछ क्यों नहीं हुआ। बड़े अच्छे सवाल हैं दोनों। एक तो चांडियो साहब को ये मेरी तरफ से मशवरा दे दें, नहीं तो मेरा ये क्लिप सुना दीजिएगा कि इस मुल्क के इदारे अब आजाद हो चुके हैं, इनको ये समझ लेना चाहिए। ये जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, नैब में जाएं, जब इमरान खान साहब इन पे इस चीज पे पाबंदी लगाएं या मीडिया टॉक शोज आके करे तो फिर पूछिएगा। जहां तक रह गई आमिर कियानी साहब की बात, तो देखें एक ड्यू प्रोसेस होता है, हम ऐसे बिला वजह देखें अभी हमारे दौरे हुकूमत में आए हुए में 8 माह हो गए तो खाली हम एक बढ़ाना, उसमें मुबैना कमीशन खोरी जिसका इशारा फिरदौस आशिक अवान साहिबा कर चुकी हैं, वो बिला वजह है। नहीं, वो बिला वजह नहीं है। हमने आमिर कियानी साहब को फॉर नो रीजन तो नहीं हटाया ना, मैं तो नहीं कह रही हूँ ये बात, मेरी बात पूरी होने देना। अच्छा, मेरी बात पूरी होने दे कि वो बिला वजह नहीं है, उसके पीछे वजह थी तो उनको हटाया गया, यही है नया पाकिस्तान। लेकिन अगर आप ये कहें कि उनकी हलक में हाथ डाल के पहले पैसे तो निकाले, जरदारी साहब को तो आप उनकी नजर उतारने के लिए तैयार है, शरीफों की तो आप आले शरीफ करके तबर्रेबाजी करते हैं। नजर उतारेंगे नूरुल आरिफीन, इस मुल्क में जो कोई करप्शन करेगा उसका नाम ABCD जो भी हो वो सब के हलक से निकलेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक बंदा जिस पे अभी सिर्फ ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने खुद करप्शन ना की, ना उनकी नाइली और नलायकी की वजह से करप्शन हुई हो, सो वो तो जिसने भी जो काम किया उसको उसकी सजा मिलने वाली। लेकिन मैं थोड़ा सा मशवरा दे दूं पीपल्स पार्टी वालों को कि खुदा का नाम ले, अगर आप लोग जिस तरह से भी सिलेक्ट होके आ गए हैं, वोट खरीद के सिंध में आ गए हैं, तो सिंध के लोगों के हाल पे रहम करें। हमें भाषण जरूर दें लेकिन सिंध की परफॉर्मेंस का जरा बताया करें, हमें आके बताया करें कि आप कराची का हालत अब और क्या करने वाले हैं, हमें बताया करें कि रमजान में आपका पैकेज क्या है, पंजाब वालों, KPK वालों, सेंटर वालों, आप लोग क्या कर रहे हो, हम तो ये कर रहे हैं। यहां से बात शुरू किया करो क्योंकि हम तो इनके ठीक है मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मुझे वाइंड अप के लिए जाना है। सिद्दीकुल फारूक साहब ये मुझे बताइए हुजूर, ये शहबाज शरीफ साहब को जो पीछे कर दिया गया है, राना तनवीर साहब जो है चेयरमैन PAC और आसिफ साहब जो है वो पार्लिमानी लीडर अब नामजद हुए हैं, हुजूर वाला ये मुझे बताइए ये जो आगे पीछे हुए मोहरे, इसके बाद आप मुल्क की सियासत पर कोई तब्दीली वकूअ पज़ीर होते देखते हैं? आज ही आपने हमारी पार्लिमानी पार्टी के इजलास और उनकी तकर्रियाँ देख ली हैं। वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी ताकत से, पूरी कुव्वत से पार्लियामेंट के अंदर, और ये बजट आ जाए तो फिर इंशाल्लाह बाहर भी अपना किरदार अदा करेंगे। रह गए शहबाज शरीफ साहब, तो वो भी आपको इंशाल्लाह लंदन में इस पाकिस्तान में नजर आएंगे। हाँ, अलबत्ता चूंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग्स होनी है, चूंकि वहाँ एक किरदार लीडर ऑफ द हाउस ने अदा करना है, अपना अपोजिशन ने, लीडर ऑफ द पार्टी के लीडर ने, तो वो उसके लिए उन्होंने नामजद कर दिए हैं। बाकी फर्ज करें कोई नहीं आता तो फिर उसका नुकसान होगा, लेकिन कोई ना अफोर्ड कर सकता ना, ऐसी बात है। शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह इधर ही होंगे और बहुत से लोगों के बदखाओं के सीने पे मूंग दलेंगे। अच्छा, एक दो बातें जो मेरी बहन ने कहा थी कि आपको फैसल वाडा से बड़ी मोहब्बत है, आपसे कह रही थी, तो फैसल वाडा वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में एक हफ्ता 2 हफ्ते 4 हफ्ते की बात की, तो हामिद मीर साहब ने कहा 6 हफ्ते सही, 6 हफ्ते में नौकरियों की बारिश करवा लें। इनके एक और वफाकी वजीर ने कहा 200 अरब डॉलर आ जाएंगे, 100 अरब जो है IMF के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब आवाम को देंगे। वो वफाकी वजीर है भाई, वो वफाकी वजीर है। मैडम अपना अकाउंट नंबर बताइए जिसमें पैसे आ रहे हैं। ऐसे नमूने हैं तो फिर हम क्या करें? ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मैडम कसम आप पर अभी तक है, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, हुजूर ये मुझे बताइएगा, जितना उतावलापन
मौजूदा हुकूमत की तरफ से आप देख रहे हैं कि किसी तरह से पकड़ लो, थंबू कर लो और पैसे निकाल लो। पैसे निकालने की कोई कोशिश आपको लगता है कि यानी बराबर साबित होने वाली है, या ऐसे ही हवाई फायरिंग होती रहेगी? जैसे कल जरदारी साहब ने कहा कि जी 28 करोड़ रुपए हुकूमत से, सॉरी तहरीक इंसाफ से, कि जी वो वापस किए जाएं। उधर इमरान खान साहब और इनके वज़रा कहते हैं कि जी आप उनके पैसे वापस कर दें। तो आप लोग आपस में बैठ करके सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते कि थोड़े से पैसे आप उनके वापस कर दें, थोड़े से ये पैसे वापस कर दें, मुल्क कौम का कुछ थोड़ा सा भला हो जाए? देखें, आप ये देखें, इनकी तो ये सारी मतलब हवा में बातें और कुछ भी नहीं कर सके। नेब को कहते हैं आज़ाद हैं, खुद भी ये बात करते रहते हैं नेब के ऊपर। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, नहीं होने वाला है। मुझे तो कोई रिजल्ट इनका नज़र नहीं आ रहा है। और आप इनके खुद जो इनके वज़रा हैं, अगर मेरे ख्याल में कोई प्रेशर वगैरह कोई भी अगर इनका है तो वो ये है कि इनके लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है, बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में इनका रिजल्ट ज़ीरो है। और जिस तरह ये मामला चल रहे हैं तो इनसे ये मुल्क चलने वाला नहीं है। मुमकिन ही नहीं है कि ये चल सके। बाकी ये है कि अगर ये इस तरह चाहते हैं कि धौंस और धमकी से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खामोश करेंगे। बिलावल के लिए आपको पता है कि इनके क्या रिमार्क्स होते थे। अब इनकी नींदें उड़ी हुई हैं और ये डर रहे हैं और अब उनके बिलावल का माफिया हो गया है। इंशाल्लाह ताला हम अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। पहले भी नहीं डरे, अभी भी नहीं डरे। और ये समझते हैं कि हम इनके चोर चोर कहने से या प्रेशर से हम बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। हमने पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हम अपनी पूरी क़यादत को शहीद करवा दिया। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, वहां पर भी आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान हमें चाहिए। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। और इन्होंने जो बात की IMF, बीच में बोल रही IMF की बात की, हुकूमत IMF से दूसरे कर्जे लेती हैं, वो वापस करती हैं। रमजान में क्या रिलीफ दे रहे हैं इनको, ये बताइए। एक ऐसा वक्त भी आया, आपको पता है कि हमारे इस मुल्क में IMF के बिल्कुल सारे कर्जे उतार दिए गए थे। जिस तरह सदीकुल फारूक साहब ने बोला, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब पाकिस्तान टूटा था, बिल्कुल बहुत बुरी हालत थी, लेकिन उसने एक अज़म था, एक लीडरशिप थी। उन्होंने देखा आपको फौज को, फिर उन्होंने फिर रीबिल्ड किया, पाकिस्तान को मजबूत किया, एटम बम बनाया, स्टील मिल बनाए, पाकिस्तान को मजबूत करके दिखाया। और इन्होंने खुद ये कहा था कि 100 दिन में ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर। इख्तितामी लम्हात है। मैडम, मैं आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वाइंड अप हो जाएगा। ये यौम तासीस की तकरीब में कप्तान के अहम खिलाड़ी गायब, इसमें वो आइंस्टाइन जो है फवाद चौधरी साहब और वो पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन शहरियार आफरीदी साहब, ये जो है इन्होंने अपने अपने तौर पर अपनी नाराजगी का इजहार किया और वो नहीं आए। चलो, फवाद चौधरी साहब तो कोई फार्मूले पे लगे हुए होंगे और कुछ और इजाद करने में मसरूफ होंगे। ये शहरियार आफरीदी, असद उमर और आमिर कियानी, ये क्यों नहीं आए, जबकि अताउल्ला ईसा खेलवी वो व्हील चेयर पे पहुंच गए बेचारे? सबसे पहले तो इट वाज एन ओपन इनविटेशन, और जिसमें आप जरा सिटिंग अरेंजमेंट को देखें तो आपको सारी कहानी समझ आएगी। वर्कर्स के लिए ये कन्वेंशन थी और वर्कर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए, और वो जो पिछली 22 साल स्ट्रगल में देखिए, जहां तक बात रह गई, देखिए मिनिस्टर और ये केडर लीडरशिप में आती है, और जिन लोगों ने वर्कर क्या होते हैं, कोई मिनिस्टर, अच्छा हाँ, बिलावल को सब पता है। आप सिंध में जरा बताएं कि आप लोगों ने कितने, रमजान बाजार में गा रहे हो, नकल माफिया के लिए क्या प्लान है आपका? जहां तक बात रह गई, मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क में लूटा हुआ पैसा वापस आने वाला है। मैडम, ये सवाल का जवाब डील नहीं होगी। मैं ये पूछ रहा हूं कि यही जवाब है, शनाख्ती कार्ड नंबर बता रही है और मुस्कुरा भी रही है, ऐसा नहीं होता मैडम। सदीकुल फारूक साहब सर माइंड अप कीजिए जल्दी से। ये बीच में जो पीपल्स पार्टी वाले तो बात ही ना करें, इनसे पर्चे नहीं कराए जाते, इनसे पर्चे नहीं कराए जाते, नकल थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइए, बैठ जाते, इनकी तो बात ही ना करें। यहाँ 1 अरब दरख्तों का दावा किया, 10 करोड़ भी ना लगे, और चीन जाके सदीक भाई ये बताएं कि वो शहबाज शरीफ लंदन की सड़कों में वो क्या चीज ढूंढता फिर रहा है, क्या गुम गया उसका कि बंद स्टोरों के बाहर वो खड़ा है बेचारा। आप जरा जाके उनका पता करें। आप हमें 1 अरब दरख्त लोग गिन लेंगे सदीक साहब लोग गिनेंगे, और लोग वो बाल भी गिनेंगे जो आप लोगों ने बार ये मार्क्स एंड स्पेंसर तो ऐसे कह रही है जैसे पीटीआई की मुजरा जो खुदादात कॉलोनी से शॉपिंग करते हैं। थोड़ा सा ऐसा भी ना करें, पता ही नहीं होगा बहुत सारे लोगों
चले नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो गया है। आखिरी सेशन मुझे नहीं लगता किसी की बात किसी को समझ में आई है, लेकिन बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की शो में शिरकत पर उनका मशकूर हूँ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।